डॉक्टर एजाज अहमद साहब माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो बताएगा कि ये जो तब्दीली इस बार हमने पाकिस्तान में देखी है, क्या ये वर्ल्ड वाइड थी, पूरी दुनिया में इस कदर शदीद क्लाइमेट चेंज आया है? वजूहात क्या हैं? बारिशें भी कम हो रही हैं, गर्मी भी वक्त से पहले आ गई, ठंड हम वेट ही करते हैं, नाम ही रह गई है, 20 दिन से ज़्यादा ठंड थी नहीं। तो ये हो क्या रहा है दुनिया में? जी बहुत शुक्रिया। बस दुनिया में मौसमियाती तब्दीली जो है, क्लाइमेट चेंज के असरात हैं। ग्लोबल वार्मिंग का तो पहले से ही शोर शराबा था ही। अगर हम देखें कि जो मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं उसके असरात जो हैं वो तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में, लेकिन हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें रिसेंटली जो कनाडा में जो बर्फबारी हुई है वो एक नॉर्मल रूटीन की बर्फबारी है, लेकिन रूटीन से थोड़ी ज्यादा हो गई कि 4 से 4.5 फुट जो है बर्फबारी एक ही दिन में जो है वो परसों में जो है वो हुई है। और वो ये एक रूटीन है, लेकिन उससे ज्यादा हुई है। हमारे यहाँ जो है एक जो बिल्कुल अपोजिट है कि हमारे यहाँ साली एक लिहाज से जो ड्राउट की जो कंडीशन है वो शुरू हो गई है सितंबर से ऑनवर्ड। और ये हमारे रीजन की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कंपैरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इंडिया वगैरह में भी देखें वहाँ पे भी बारिशों की वो सूरत हाल नहीं है जो हमारे यहाँ, जिस तरह हमारे यहाँ। इसकी वजूहात क्या है डॉक्टर साहब? अगर हम इनकी वजूहात पे जाएं तो इतना माहौलियाती तब्दीलियां इतनी तेजी से जुनूनुमा हो रही हैं, वो असरअंदाज भी हो रही हैं। हम देखते हैं हमारे फ्रूट्स कम हो गए हैं, सब्जियां उस तरह की नहीं है, हमारे अजनास कम होते चले जा रहे हैं। तो वजूहात क्या है? सर्दियां बिल्कुल कम रह गई हैं, गर्मियां हमारे यहाँ दौरानिया इतना लंबा चौड़ा होता है और वो भी इतनी शदीद गर्मी पड़ती है। नहीं, ये एकदम अचानक नहीं हुआ। हमें अचानक महसूस इसलिए हो रहा है कि हमने उसकी शिद्दत ज़्यादा हो गई है। पहले भी होता था, लेकिन जो है वो मेन फैक्टर है। हम कार्बन की जो कंट्रीब्यूट करी जा रहे हैं। हमारी जो गाड़ियां हैं जो धुआं छोड़ती हैं वो कंट्रोल नहीं। हमारे जो जितने भी एग्जॉस्ट एमिशंस हैं जितनी भी हैं वो अब कहीं हमने जाके उसके ऊपर कुछ थोड़े बहुत इकदाम जो हैं वो शुरू किए हैं, वो भी लिमिटेड हैं पंजाब की हद तक। अगर हम देखें गाड़ियां पूरे साल पूरे पाकिस्तान में कम नहीं हो रही, बढ़ रही हैं। अभी तो जो ये डॉक्टर साहब इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जो आने का रुझान अब देखा जा रहा है, उसको प्रमोट भी किया जा रहा है, ये कितना ज़रूरी है इसके लिए? और क्या क्या अवामिल, क्या क्या इकदाम हो सकते हैं अगर हमें बड़े पैमाने पर आने वाली नस्लों को भी महफूज करना है इस क्लाइमेट चेंज से? जी, बेसिक चीज़ यही है कि कार्बन की जो एमिशन है उसको हमने कम करना है। अब जो एमिशन है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो व्हीकुलर एमिशन का है। तो उस हवाले से जो हमारा ये जो स्ट्रेटजी है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, आई थिंक एक अच्छा कदम है। इसलिए कि जो अगर हम देखें कि इससे हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट है उस पर बहुत असर पड़ेगा। हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस वक्त जो हो रहा है वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स है, जो मोटरसाइकिल हैं और जो रिक्शे हैं। अगर इनको ही मैनेज कर लिया जाए तो बहुत जो है हम जो इसकी जो कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो दरख्त हैं, दरख्तों को हम जिस तरीके से बेदरेर तरीके से काट रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं कार्बन एमिशन को ज्यादा करने का। क्योंकि दरख्त जो हैं वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन हमें फराहम करते हैं। अब अगर हम ये देखें, जो भी इस्लामाबाद की हद तक की नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हम देखें, हमने अगर सड़क चौड़ी पूरे करनी मुल्क है, का इस वक्त सूरत हाल यही है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे मुल्क की बात करें जो कि आइडियल मुल्क कहलाया जा सकता है माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, जिस पर इतनी असरअंदाज नहीं हो रही हैं, जो फिर एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं माहौल को बेहतर बनाने के लिए, तो हम किसको फॉलो करें? कौन ऐसा मुल्क है जो कि इसकी तब्दीलियों से बचा हुआ है? हमारे यहाँ जो नज़दीक तरीन है भूटान है। भूटान में जो उनकी जो फॉरेस्ट कवर है, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो हाइड्रल है। वो किसी भी किस्म की जो है वो डीजल इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसी जो है जितनी भी तवानाई के ज़खायर हैं वो उनके हाइड्रल हैं। तो और दरख्त जो जंगल है वो तकरीबन 30 से 35% से ज़्यादा जो है वो उनके पूरे मुल्क में। तो अगर हम भूटान जो एक छोटा सा मुल्क है और हमारे सार्क का एक जो है वो हमारी आबादी भी असल में मसला एक जो है ना, आबादी ज़्यादा है तो हमें उसके लिए ज़्यादा जो है ना वो हाउसिंग कॉलोनी चाहिए। आबादी ज़्यादा है, हमें उसके लिए सड़कें खुली करनी है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो प्राइवेट जो व्हीकल हैं उसको हम कम कर दें, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये हम अपने
जंगलात को काट के हाउसिंग सोसाइटीज में, कंक्रीट के जंगल में तब्दील करते जा रहे हैं, तो ये बेहतर नहीं होगा कि हम फैलाने की बजाय अगर ऊंची इमारतें बनाएं तो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल। ये जो है ना वर्टिकल ग्रोथ और दुनिया भर में है। अब तो वर्टिकल फॉरेस्ट जो है, अगर हम यूरोप के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने वर्टिकल बिल्डिंग्स पे तवज्जो दी है और उसके साथ साथ वर्टिकल फॉरेस्ट को जो है वो ज्यादा रूफ टॉप गार्डन्स जो हैं वो रूफ टॉप गार्डन्स बन रहे हैं। तो अगर वो बना सकते हैं तो हमारे यहाँ भी कोई टेक्नोलॉजी का फुकदान नहीं है और कुछ नहीं, हम कॉपी तो कर सकते हैं ना। तो हम उस तरफ नहीं जाते हैं। हम जो अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रायोरिटी जो है और जो माहौल के जो मसाइल हैं, माहौल को माहौलियात समझते नहीं है, माहौलियात समझते हैं। और अगर हम डॉक्टर साहब दरख्त लगाते भी हैं तो ऐसे दरख्त लगाते हैं हम जो ऑक्सीजन पैदा ही नहीं कर सकते हैं, जो पानी और हमारे के ज़ाहिर भी हमारे ज़ेरे ज़मीन पानी को कम करते चले जा रहे हैं और जो ऑक्सीजन भी पैदा नहीं कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को किस तरह से समझाया जाए या फिर हमारे जो महकमा माहौलियात है उनको किस तरह से समझाया जाए कि कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है वो आपको करनी चाहिए। कंक्रीट के जंगल बनाने से काम मसला हल नहीं होगा, बल्कि आबादी अगर बढ़ रही है तो हम इसको बिल्डिंग्स को वर्टिकल बिल्डिंग्स खड़ी करके और इस मसले को भी हल कर सकते हैं और साथ ही साथ माहौल में जो बेहतरी लाई जा सकती है वो भी इसी तरह से मुमकिन है। तो ये किस तरह से, क्या गाइडलाइंस है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, इस पे लॉन्ग टर्म जो है काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो असल में पब्लिक प्रेशर कम है। पब्लिक प्रेशर अगर होगा तो हुकूमत भी ये जो है समझेगी। हमने कभी भी इस चीज़ को प्रायोरिटी में नहीं लाए कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका जो भी मंशूर है वो ये हो कि हम जंगलात को बढ़ाएंगे या हम माहौल को बेहतर करेंगे, ऐसी कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। हमारा अनफॉर्चुनेटली जो अवेयरनेस के हवाले से मीडिया जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है वो नहीं प्ले कर रहा। जिस तरीके से आप देखें कि प्राइम टाइम में सिवाय पॉलिटिक्स के और कोई डिस्कशन ही नहीं होती। हमने कभी भी सोशल इश्यूज के ऊपर हाईलाइट नहीं किया। कभी एक प्रोग्राम भी नहीं हुआ कि जो आपका जो प्राइम टाइम है उसमें ऐसा प्रोग्राम हो जो दरख्त लगाने पे हो या जो माहौल की जो मसाइल हैं उसको किस तरीके से जो है पहले तो रिकॉग्नाइज करने रेड लाइन का इंतजार करते हैं अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब। और अब जब खतरे की घंटी बजी है, हम देख रहे थे कि गुज़श्ता रोज़ भी फाइनली प्राइम टाइम के अंदर भी पानी की जो ज़ेरे ज़मीन सतह है वो कम होने पर बात हो रही थी, लेकिन हमें इससे पहले सोचना होगा, इससे पहले कि खतरे की घंटी बज जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सी मुफीद तजावीज़। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सरकारी महकमा माहौलियात है वो मस्त माहौल से बाहर निकलेगा और इसके ऊपर तवज्जो देगा ताकि हम आने वाली नस्लों को महफूज कर सकें। मौसमाती तब्दीली के जो असरात हैं, क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं, अब वो शिद्दत से महसूस होना शुरू। बिल्कुल, और अगर अभी भी इस पर कोई काम ना किया गया तो आने वाले दिनों में जिस रेड लाइन की हम बात कर रहे हैं वो वाकई में रेड अलर्ट जारी हो सकता है।